हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विषय को लेकर के आया हूँ। हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संगठन, कार्य और शक्ति के बारे में आज जानेंगे। यह टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 के ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का परिचय जान लें। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए गठित की गई संस्था है। इस आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानव अधिकार आयोग संविधान या अंतर्राष्ट्रीय संविदा द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए गए जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों का संरक्षक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और समानता का अधिकार की रक्षा करे। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि इन मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का परिचय जान लेने के बाद हम लोग इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और उसके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 मानद सदस्य की व्यवस्था की गई है। आयोग के अध्यक्ष को नॉर्मली भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुछ सदस्य भी होते हैं। तो एक सदस्य जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या भूतपूर्व न्यायाधीश हों, एक सदस्य जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या भूतपूर्व न्यायाधीश हों, और इसके साथ 2 ऐसे सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो और जिन्हें मानवाधिकारों के संबंध में पर्याप्त जानकारी हो। इन सदस्यों के अलावा भारत के पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में जानने के बाद अब हम इन लोगों की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जनरली एक 6 सदस्यों की समिति है जो कि राष्ट्रपति को इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसा करती है, और इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल हम लोग जान लेते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या उनकी 70 वर्ष की उम्र, इनमें से जो भी पहले हो तक का होता है, और इन्हें केवल तभी ही हटाया जा सकता है जब उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस की जांच में साबित हो जाएं। अब हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को देख लें। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानवाधिकार आयोग किसी व्यक्ति द्वारा दायर किसी मामले या खुद की प्रेरणा से ही मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी मामले पर जांच या खोजबीन कर सकता है।
किसी लोक सेवक के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने में की गई कोई भी लापरवाही से संबंधित कोई मामला हो तो उस पर भी मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है। मानवाधिकार आयोग के कार्यों को हम और भी आगे देखते हैं। यदि कोई न्यायालय अनुमति दे तो न्यायालय के सामने मानवाधिकार से संबंधित किसी मामले की सुनवाई में मानवाधिकार आयोग दखल दे सकता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कैदियों की स्थिति के बारे में जानकारी पाने के लिए किसी जेल का दौरा कर सकते हैं और मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में नई नई खोज अनुसंधान कर सकता है और उसे बढ़ावा भी दे सकता है। और भी मानवाधिकार के आयोग के काम है तो वो मानवाधिकार आयोग समाज में लोगों के बीच मानवाधिकार के संबंध में जागरूकता फैला सकता है। मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच के दौरान केंद्र या राज्य सरकार से ऐसी सूचना मांग सकता है जो उसके जांच के लिए आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार हनन से संबंधित किसी भी मामले की जांच के बाद आयोग पीड़ित पक्ष को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने या अन्य किसी भी प्रकार की सिफारिश कर सकता है। यदि आयोग किसी लोक सेवक को मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले को रोकने में लापरवाही बरतने का दोषी पाती है तो उस लोक सेवक के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश भी कर सकती है। तो ये सब तो हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को देख लिया। अब हम थोड़ा इसकी शक्ति और कार्यों का मूल्यांकन कर लें। तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि मानवाधिकार के आयोग की उसके पास आर्थिक और मानव संसाधनों की कमी है और इस वजह से वो अपनी जांच और अन्य संबंधित कार्य प्रभावकारी ढंग से नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके पास केवल सिफारिश करने की ही शक्ति है। इसकी वजह से यह अपने निर्णयों को खुद लागू करवा पाने में असमर्थ होता है। यह सरकार को अपनी सिफारिशें भेज देती है और सरकार चाहे तो उन सिफारिशों को माने या ना माने। हो सकता है कि सरकार उन सिफारिशों के किसी आंशिक अंश को माने या पूरी तरह से उन सिफारिशों को रिजेक्ट कर दे या पूरी तरह सरकार पर निर्भर है। इसीलिए मानवाधिकार आयोग अगर इतनी मेहनत से किसी मामले में जांच करती है और फिर उसके पास केवल सिफारिश करने का ही अधिकार है तो फिर ज़्यादा उसके जो जांच है उसके जो काम हैं वो उस आधार पर उस हिसाब से ज़्यादा प्रभावकारी नहीं हो पाती। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग को सशस्त्र बलों से संबंधित कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता। पुलिस या सेना इन सब से संबंधित अगर कोई मामला है तो इन सब को मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है और इसके पास धन की कमी और लोगों की कमी, काम करने वालों की इतनी कमी होती है कि ये अपने जांच को उतने प्रभावकारी ढंग से कर नहीं पाते। तो हम लोगों ने इसके कार्यों को देख लिया और शक्ति और कार्यों का मूल्यांकन भी कर लिया। तो अंत में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निष्कर्ष की बात कर लें। क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई है। यह अपने काम को और प्रभावकारी ढंग से कर सके इसके लिए आवश्यक है कि इसकी शक्ति का दायरा बढ़ाया जाए। इसे सिफारिशी शक्ति से आगे अपने निर्णयों को लागू करने का भी अधिकार दिया जाए। जो लोग या संस्था मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं उसे दंड देने का भी अधिकार मानवाधिकार आयोग को होना चाहिए। इसे सशस्त्र बलों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों को सुनने का भी अधिकार मिलना चाहिए। यदि जागरूक नागरिकों की भागीदारी भी मानवाधिकार आयोग के काम में हो तो आयोग और भी इफेक्टिव ढंग से काम कर सकता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, उसके संगठन, उसके सदस्य, अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति, उनके कार्य, शक्ति, इन सब का अध्ययन किया, उसका मूल्यांकन भी किया, उनकी शक्तियों और कार्यों का मूल्यांकन भी देखा और फिर निष्कर्ष भी देखा। और इस तरह से हम लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। मैं अगली बार फिर एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। धन्यवाद।